पिछली कक्षा में हम लोगों ने समानता के बारे में पढ़ा था और आज समानता के आयामों पर चर्चा करेंगे। समानता का पहला आयाम है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को समान कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि जो राजनीतिक समानता होती है वो औपचारिक होती है। औपचारिक मतलब कि एक तरह से हमारे कानूनों और हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को समान कानूनी अधिकार तो दे दिया है, यानी कि कानून के नज़र में हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। तो हम लोग राजनीतिक समानता में देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है, यानी कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर हो वो वोट दे सकता है। और इसी के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का या कह सकते हैं कि अपना प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार मिला हुआ है। इसी तरह से जितने भी मौलिक अधिकार हैं, हम लोग जानते हैं कि सभी देश मतलब जो मौलिक अधिकार वो देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिले हुए हैं। तो इसको कहते हैं राजनीतिक समानता, यानी कि संविधान और कानून के जरिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिकता प्रदान करना, समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, ये कहलाता है राजनीतिक समानता। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, या जब प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समानता प्रदान की गई है, तो हमारे समाज में इतनी भारी असमानता क्यों है, इतनी गैर बराबरी क्यों है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि आज विश्व भर में जो गैर बराबरी का जो स्तर है उसके कुछ आंकड़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग देखेंगे कि सभी को राजनीतिक समानता या सभी को समान कानूनी अधिकार प्रदान करने के बावजूद भी जो भारी असमानता है वो इसलिए है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सभी को समान संसाधन नहीं मिल पाता, या आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सभी को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते, सभी को समान अवसर नहीं मिल पाते। भले ही सबको राजनीतिक समानता दे दिया गया है, भले ही कानून ने सबको एक समान अधिकार दे दिया गया है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता, या उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मौका नहीं मिल पाता है। तो हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक समानता जरूरी तो है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो संविधान द्वारा या कानून में ही प्रत्येक व्यक्ति को, एक तरह से प्रत्येक नागरिक को उनकी समानता सुनिश्चित कर दे रहा है। तो राजनीतिक समानता को देखने वाले हैं, जैसे हम देखेंगे हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष बराबर होगा, हर व्यक्ति कानून की नजर में एक बराबर होगा। इसी तरह से हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो भी कहता है कि भारतीय राज्य किसी के साथ भी, किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो कुल मिला जुला कर आप लोग ये समझ लीजिए कि राजनीतिक समानता का मतलब है कि समान नागरिक अधिकार या समान कानूनी अधिकार, या कानून के नजरिए में हर कोई समान है। तो राजनीतिक समानता के बावजूद भी विश्व में, हमारे देश में इतनी असमानता या गैर बराबरी इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो संसाधन है वो एक समान उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा संसाधन मिला हुआ है, कुछ लोगों के पास कोई संसाधन ही नहीं है। जीने के लिए जो एक न्यूनतम संसाधन होना चाहिए वो भी कुछ लोगों के पास नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर ही नहीं मिल पाता, आगे बढ़ने का अवसर या जीवन में कुछ पाने का जो अवसर होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से नहीं मिल पाता। तो इसी में हम लोग आगे देखेंगे, पहला तो राजनीतिक समानता हो गया, दूसरा आयाम है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब यह है कि समाज में प्रत्येक नागरिक को, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, यानी कि हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सबको समान अवसर मिले, हर कोई आगे बढ़ पाए, इसी को कहते हैं सामाजिक समानता। और इसमें यह भी कहा जाता है कि समाज में किसी के साथ भी, किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो जन्म स्थान के आधार पर हो, चाहे वो नस्ल के आधार पर हो, चाहे वो वंश के आधार पर हो, तमाम आधार हैं। तो समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाता है सामाजिक समानता।
अब अगला हम लोग देखेंगे आर्थिक समानता के बारे में। तो एक विचारक थे, CEM जोर्ड उनका नाम था। CEM जोर्ड ने कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता भ्रम है। यानी कि वो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को आर्थिक समानता नहीं मिल जाती तब तक खाली कानून में सबको समान बना देना, संविधान में सबको समान अधिकार दे देना, ये एक भ्रम है। वास्तविकता तो इससे अलग है। हम सब लोग जानते हैं, जैसे एक उदाहरण के रूप में, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि हमारे संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार तो दे दिया है। यानी हर वो व्यक्ति जो भारत में मतदाता है वो किसी भी चुनाव में उम्मीदवारी अपनी कर सकता है, किसी भी चुनाव में वो लड़ सकता है, ये उसको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम और आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज की सच्चाई क्या है? चुनाव कौन से लोग लड़ पाते हैं? जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, जिनकी सामाजिक हैसियत होती है, समाज में जिनका वर्चस्व है, जो बाहुबली है या कह सकते हैं कि धनवान वर्ग है, वही चुनाव लड़ पाता है। तो CEM जोड़ यही कहते हैं कि जब तक आर्थिक समानता नहीं स्थापित हो जाती तब तक लोगों को राजनीतिक अधिकार आप चाहे जितना दे दीजिए, कानून में चाहे जितना प्रावधान कर लीजिए कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन बिना आर्थिक समानता के ये सब चीजें भ्रम है। तो सीधा सा मतलब आप इसका आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि आर्थिक समानता का मतलब है कि सभी के लिए एक समान वेतन होना चाहिए, भाई सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी हो जाए, या आर्थिक स्तर पर जो एक तरह से खाई है वो समाप्त हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। आर्थिक समानता का मतलब है कि जो आर्थिक असमानता है, जो गैर बराबरी है आर्थिक आधार पर, वो न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा अमीर हो, कोई बहुत गरीब। तो ये जो बड़ी खाई है, इतनी बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। इसी चीज को, आर्थिक समानता को, रूसो कहते हैं कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो अमीरों की संख्या बढ़े और न ही भिखारियों की। तो इसका मतलब ये है कि न तो एक बहुत अमीर वर्ग हो और न ही बहुत भिखारी लोग हों, बहुत गरीब लोग हों। तो ये जो बड़ी खाई है, इतना नहीं होना चाहिए। इसका आर्थिक समानता में जो दो मुख्य चीजों की बात की जाती है, उसमें सबसे बड़ा ये है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि एक ही काम को अगर दो लोग कर रहे हैं तो दोनों को एक समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। इसको हम इसको दो उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है और भारत की जो पुरुष क्रिकेट टीम है, दोनों का समान काम होता है, दोनों क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जो BCCI है, BCCI का मतलब ये है कि भारत में जो क्रिकेट को नियंत्रित करता है, उस संस्था का नाम है BCCI। तो BCCI पुरुषों को, जो पुरुष क्रिकेट टीम के जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनको A ग्रेड में रखा जाता है, BCCI उनको एक साल में 7 करोड़ रुपए देती है। यानी BCCI पुरुष टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को एक साल में 7 करोड़ रुपए देती है। दूसरी तरफ BCCI महिलाओं को, जो भारत की महिला टीम की सबसे अच्छी खिलाड़ी हैं, उनको एक साल में 50 लाख रुपए देता है। तो आप समझ सकते हैं, समान कार्य है, पुरुष भी क्रिकेट खेल रहे हैं, महिलाएं भी क्रिकेट खेल रही हैं। एक ही संस्था है जो इन दोनों महिला और पुरुष क्रिकेट टीम को नियंत्रित करती है। ये पुरुषों को 7 करोड़ दे रही है और महिलाओं को 50 लाख रुपए। तो यानी कि ये एक उदाहरण हुआ कि समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह हम लोग देखेंगे, अपने स्कूल वगैरह में देखते हैं कि शिक्षक दो तरह के हैं। एक हम लोग कह सकते हैं वित्त पोषित, जिनको सरकार मतलब सैलरी देती है, तो उनकी आप मंथली इनकम देखेंगे, जो उनकी मंथली सैलरी है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ जो वित्त विहीन शिक्षक हैं, यानी कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं, उनकी सैलरी देखेंगे तो बहुत कम है। यानी कि काम दोनों लोग समान कर रहे हैं। वित्त विहीन और वित्त पोषित, यानी सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तुलना में बहुत ही कम मेहनताना या बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। तो आर्थिक समानता में मुख्य मांग ये उठाई जाती है कि समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन दिया जाए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जिस वर्ग के लोग हैं। अगर दो लोग एक ही काम को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी को आप 500 दीजिए, दूसरे को 200 रुपए दे दीजिए। सबको एक समान वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य करने वाले लोगों को। आर्थिक समानता में एक जो सबसे और जो बात है उसको हम लोग कहते हैं कि
राज्य सबको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य यानी कि जो सरकार है वो लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे, या संकट के समय में जब लोग अपनी न्यूनतम जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हों तो राज्य ऐसे लोगों की मदद करे। तो हमने देखा समानता के 3 आयामों के बारे में। पहला राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा सभी को समान अधिकार दिया जाता है। कानून और संविधान के नजरिए में, कानून और संविधान के नजर में हर कोई समान होता है, प्रत्येक नागरिक समान होता है। ये राजनीतिक समानता हो गया। सामाजिक समानता में समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो जिस भी जाति धर्म का हो, चाहे वो जिस लिंग का हो, चाहे वो जिस नस्ल का हो, चाहे वो जिस वंश का हो, चाहे वो जिस जगह का, चाहे वो जिस राज्य का हो, चाहे उसका जन्म स्थान कोई हो, चाहे वो दक्षिण भारत का हो या उत्तर भारत का हो, तो हर व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। आर्थिक समानता में हम लोगों ने ये देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और राज्य सबको समान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है, मैंने आपकी क्लास में चर्चा किया था, लोक कल्याणकारी राज्य उस राज्य को कहते हैं जो लोक कल्याण के लिए, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो सामाजिक यानी कि कह सकते हैं कि जो समाज के हाशिए पर हैं, और आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था मनरेगा के बारे में, मैंने आपको बताया था। दूसरी तरफ ये जो राशन का वितरण किया जाता है, तो ये सब लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो जितने भी लोक कल्याणकारी राज्य हैं वो आर्थिक और सामाजिक समानता पर जोर देते हैं। राजनीतिक समानता तो हर देश में ही लागू होती है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता को जो राज्य जोर देते हैं उन राज्यों को ही लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। अब हम लोग समानता को लेकर जो मैंने क्लास में भी आपको बताया था, 2 विचारधाराओं के बारे में, मतलब उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा को लगभग आप समाजवादी विचारधारा भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। मैंने आपको क्लास में मैंने आपको क्लास में उदारवाद और समाजवाद के बीच के अंतरों के बारे में बताया था। तो समानता को लेकर जो मार्क्सवादी विचार, मार्क्सवादी का क्या मतलब, मार्क्स कार्ल मार्क्स उनका नाम था। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए थे। वो एक राजनीतिक विचारक थे। कार्ल मार्क्स के विचारों पर जो चलने वाले लोग थे, या कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, उन्हीं को मार्क्सवाद कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे समानता को लेकर, जो मार्क्सवाद का क्या विचार है, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मार्क्सवाद का ये तर्क है कि जो समाज में खाई नुमा असमानता है, खाई नुमा मतलब जो बहुत बड़ी खाई है, बड़ी असमानताएं जो हैं, उसका एक प्रमुख कारण दुनिया में जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, उन आर्थिक संसाधनों पर या अन्य प्रकार की जो संपत्तियां हैं उन पर निजी स्वामित्व। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि निजी स्वामित्व की वजह से ही दुनिया में इतनी भारी असमानता है। निजी स्वामित्व का मतलब क्या हुआ कि जो आर्थिक संसाधन है, जैसे जमीन, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जमीन हो गया, जमीनों पर, जमीन तो वैसे देखिए प्राकृतिक संसाधन है, जमीन तो किसी की नहीं थी, लेकिन जमीनों को लोगों ने अपनी निजी संपत्ति बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह से फैक्ट्री आप देख सकते हैं, फैक्ट्री प्रमुख आर्थिक संसाधन है। जल जंगल तमाम चीजें जो हैं, ये जो तमाम संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक हो, आर्थिक संसाधन हो, इन पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व हो गया, यानी कि किसी एक आदमी के हाथ में ये चीजें आती चली गई। तो कार्ल मार्क्स जो गैर बराबरी है, दुनिया भर में जो असमानता है, उसका प्रमुख कारण कह रहे हैं कि इन संसाधनों पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व हो गया। अब सोचिए कि निजी स्वामित्व, अगर किसी भी संसाधन पर किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व हो जाए तो क्या होगा, या जो आर्थिक संसाधन है उस पर किसी का निजी स्वामित्व हो जाए तो क्या होगा, तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है, या जो पूंजीपति वर्ग है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो आर्थिक रूप से तो मजबूत है ही, और आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से वो राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो जाता है और सामाजिक रूप से भी मजबूत हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स ये तर्क दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी संपत्ति
इकट्ठा कर लेता है, बहुत सारी संपत्ति बना लेता है, वो राज्य की नीतियों को अपने पक्ष में कर लेता है, या राज्य की नीतियों को, राज्य की कह सकते हैं, जो राज्य के कार्यक्रम है, जो राज्य की नीतियां हैं, जो राज्य के फैसले हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपने पक्ष में कर लेता है, या अपना दखल मतलब अच्छा दखल रखता है। उदाहरण के रूप में हम लोग आज वर्तमान समय में देख सकते हैं, जैसे देश के अगर प्रमुख अमीरों की बात करें तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, ये देश के सबसे धनवान लोगों में से एक हैं, और ये लोग सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं। इस वजह से सरकारें भी कई बार इनके दबाव में काम करती हैं, और हमारी सरकारें ऐसे कई फैसले भी लेती हैं जो इन पूंजीपतियों को, इन अमीर लोगों को मदद पहुंचाए। तो मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि ये जो आर्थिक रूप से, जो निजी संपत्ति वाला वर्ग है, जो निजी संपत्ति वाले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग हमारे समाज में, हम लोग देखते हैं कि समाज में जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो बहुत अमीर हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, या इनकी एक सामाजिक हैसियत होती है, मतलब इनका एक रसूख होता है। कह सकते हैं कि समाज में इनको बहुत ही मजबूत माना जाता है, बहुत सम्मान इनको मिलता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से जो मजबूत वर्ग है वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है, राजनीतिक रूप से भी वो बहुत मजबूत हो जा रहा है। दूसरी तरफ वो समाज में भी उसका पर्याप्त रसूख है, समाज में भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव है, समाज में उसको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तो वो सामाजिक रूप से भी प्रभावशाली हो जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब तक निजी संपत्ति को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से गैर बराबरी को, असमानता को खत्म नहीं किया जा सकता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि निजी संपत्ति का कैसे नाश किया जाए, निजी संपत्ति को कैसे खत्म किया जाए। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि निजी संपत्ति को खत्म करके संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, यह पूरी जनता का संपत्ति पर स्वामित्व होना चाहिए। इसको हम आज की भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जितनी भी समाजवादी देशों की सरकारें हैं, जो समाजवादी विचारधारा की सरकारें हैं, वो चीजों का राष्ट्रीयकरण कर देती हैं, या सरकारी, एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे स्कूल हैं वो सरकारी स्वामित्व के होते हैं, सरकारी हाथों में होंगे, अस्पताल सरकारी हाथों में होंगे, उद्योग धंधे सरकारी हाथों में होंगे। जैसे मैंने तो आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो निजी संपत्ति की जगह पर वो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सरकार के हाथों में होना चाहिए, या सबका सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। और जब तक निजी संपत्ति रहेगी, निजी संपत्ति रहने से क्या होगा, किसी के पास बहुत सारी संपत्ति होगी, किसी के पास बहुत कम संपत्ति होगी, तो जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होगी वो समाज में अपने आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से गैर बराबरी बहुत ज्यादा रहेगी। तो कार्ल मार्क्स ने सीधा से एक बात ये कहा कि निजी संपत्ति का नाश करके, या निजी संपत्ति को खत्म करके संपत्ति का स्वामित्व सामूहिक होना चाहिए, सबके हाथों में संपत्ति हो, पूरे राज्य की संपत्ति हो और पूरे समूह की वो संपत्ति हो, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति ना हो। तो ये था समानता का मार्क्सवादी नजरिया। अब हम लोग देखते हैं समानता का जो उदारवादी विचार है, या उदारवाद क्या मानता है। मैंने आपको बताया था क्लास में कि उदारवाद स्वतंत्रता पर विशेष जोर देता है। उदारवाद ये कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दखल न करे, राज्य व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दे, व्यक्ति इतना विवेकशील होता है, व्यक्ति इतना बुद्धिमान होता है कि उसको अपना हित और अहित पता होता है। तो उदारवाद कहता है कि राज्य को कुछ एक नियंत्रण रखना चाहिए, राज्य खाली व्यक्तियों को सुरक्षा दे, और राज्य विवादों की स्थिति में लोगों के विवाद होने की स्थिति में समाधान करे, और राज्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, राज्य का इसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। तो उदारवादी आर्थिक असमानता को, यानी जो गैर बराबरी, उसको स्वाभाविक मानते हैं। उदारवादियों का मानना है कि ये तो गैर बराबरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये तो नॉर्मल चीज, ये तो होगा ही, और वो
असमानता को यानी गैर बराबरी को कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं मानते। उदारवादियों का ये कहना है कि जो समाज में जो एक तरह से जो संसाधन है उनका वितरण प्रतिद्वंद्विता के आधार पर होना चाहिए। प्रतिद्वंद्विता का मतलब ये हुआ कि उदारवादियों का ये मानना है कि जो आर्थिक संसाधन है या जो समाज के जो संसाधन है उनका वितरण लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा के बाद होना चाहिए, यानी कि लोगों में प्रतिस्पर्धा कराई जाए या प्रतिद्वंदिता हो। जो प्रतिस्पर्धा में जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको वो मिलना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे उदारवादियों का ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर हो रहा है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संपत्ति जुटा रहा है, तो वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जुटा रहा है, तो वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उदारवादी इसको बहुत बड़ी समस्या नहीं मान रहे। हाँ, एक चीज वो लोग कहते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए वो खुली होनी चाहिए, खुली और स्वतंत्र होनी चाहिए। खुली का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? प्रतिस्पर्धा के खुले रहने का, यानी कि प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा ऐसी हो कि जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए, हर कोई प्रतिभाग करे, और ऐसी खुली एवं स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के बाद जो भी निर्णय आएंगे हर किसी को वो स्वीकारना चाहिए। तो हम लोगों ने हम लोगों ने उदारवाद और मार्क्सवाद का समानता को लेकर के जो नजरिया है वो समझा। मार्क्सवादी कहते हैं कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, निजी संपत्ति की वजह से ही समाज में असमानता है, और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से, जो निजी संपत्ति रखने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है, इसलिए वो सामाजिक रूप से भी मजबूत हो जाता है और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो जाता है। उदारवादी कहते हैं कि निजी संपत्ति कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और गैर बराबरी भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लोगों को खुली और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में, खुली और स्वतंत्र एक तरह से कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, और इसी के जरिए जो संसाधन है उसका वितरण किया जाना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मार्क्सवाद है वो समानता पर खासा जोर दे रहा है। मार्क्सवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि समाज में समानता स्थापित हो। दूसरी तरफ जो उदारवाद है वो समानता की तुलना में स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर दे रहा है। उदारवाद का मानना है कि लोगों की स्वतंत्रता न बाधित हो, राज्य किसी की स्वतंत्रता में कोई दखल न करे। अगर व्यक्ति अपनी काबिलियत के दम पर अपनी संपत्ति बना रहा है तो राज्य उसमें कोई दखल अंदाजी